हमारा पहला पड़ाव है उस शब्द को समझना जो हम अक्सर समाचारों में सुनते हैं लेकिन शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाते। यह शब्द है जीडीपी। कंप्यूटर जी, कृपया जीडीपी का पूरा नाम स्क्रीन पर दिखाएं। जी हां, इसका पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे बच्चन साहब, यह तो और भी कठिन हो गया। चिंता मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक सेहत का थर्मामीटर है। जैसे थर्मामीटर हमें बताता है कि शरीर का तापमान कितना है, वैसे ही जीडीपी हमें बताता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी और कितनी मजबूत है। चलिए इसे एक और आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए भारत एक बहुत बड़ा घर है। इस घर में रहने वाले सभी लोग यानी हम सब मिलकर साल भर में कुछ ना कुछ बनाते हैं या कोई ना कोई सेवा प्रदान करते हैं। किसान खेत में अनाज उगाता है, फैक्ट्री में मजदूर कार बनाता है, डॉक्टर मरीज का इलाज करता है और शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है। इन सभी चीजों और सेवाओं का जो कुल बाजार मूल्य होता है उसी को हम एक साल की जीडीपी कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम घर के सभी सदस्यों की साल भर की कुल कमाई को जोड़ लें। यह हमें बताता है कि हमारे देश ने मिलकर एक साल में कितनी संपत्ति का निर्माण किया है। अब सवाल उठता है कि इसे मापा कैसे जाता है। तो देखिए, जीडीपी को मापने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाती है जो आमतौर पर एक साल की होती है। इस एक साल के दौरान देश की सीमाओं के अंदर जितनी भी वस्तुएं बनी, जैसे कि कार, मोबाइल फोन, कपड़े और जितनी भी सेवाएं दी गई, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, उन सब के अंतिम मूल्य को जोड़ लिया जाता है। अंतिम मूल्य का मतलब है कि हम सिर्फ तैयार उत्पाद की कीमत गिनते हैं, उसे बनाने में लगी कच्ची सामग्री की नहीं। उदाहरण के लिए, अगर हम एक कार की कीमत गिन रहे हैं तो हम उसके टायर या स्टील की कीमत अलग से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वह कार की कीमत में पहले से ही शामिल है। तो संक्षेप में, जीडीपी एक देश की कुल आय और कुल उत्पादन का एक पैमाना है। अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छा काम कर रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है और देश तरक्की कर रहा है। और अगर यह घट रही है तो यह एक चिंता का विषय हो सकता है। यह एक साधारण सा आंकड़ा है, लेकिन यह अपने अंदर पूरे देश की आर्थिक कहानी को समेटे हुए है। उम्मीद है अब जब आप अगली बार जीडीपी शब्द सुनेंगे तो आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। चलिए अब अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। और देखते हैं कि भारत की जीडीपी का इतिहास कैसा रहा है। देवियों और सज्जनों, हर कहानी के कुछ महत्वपूर्ण मोड़ होते हैं और भारत की आर्थिक कहानी भी इससे अलग नहीं है। हमने जीडीपी को तो समझ लिया, अब समय है इसकी ऐतिहासिक यात्रा को देखने का, इसके उतार चढ़ाव को महसूस करने का। हम भारत की जीडीपी के विकास को मुख्य रूप से 3 बड़े चरणों में बांटकर देख सकते हैं। पहला चरण शुरू होता है 1947 में हमारी आजादी के साथ। उस समय हमें अंग्रेजों से एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी जो कमजोर थी और जिसका मुख्य आधार सिर्फ कृषि था। शुरुआती दशकों में हमारी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का दौर कहते हैं। इस पहले चरण में, जिसे हम लगभग 1990 तक मान सकते हैं, देश ने बड़े बड़े बांध बनाए, भारी उद्योगों की नींव रखी और कृषि में हरित क्रांति के माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल करने की कोशिश की। विकास की गति धीमी थी, जिसे कभी कभी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता था, लेकिन यह देश को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक आवश्यक दौर था। अर्थव्यवस्था काफी हद तक सरकार के नियंत्रण में थी, लाइसेंस और परमिट का राज्य था और विदेशी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करना बहुत मुश्किल था। यह दौर नींव रखने का था, एक मजबूत आधार बनाने का था, जिस पर भविष्य में एक बुलंद इमारत खड़ी की जा सके। यह संघर्ष का समय था, लेकिन इसने हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। फिर आया दूसरा और सबसे क्रांतिकारी चरण, 1991 का आर्थिक उदारीकरण। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। उस समय देश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तब सरकार ने कुछ साहसिक फैसले लिए और अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। लाइसेंस राज को खत्म किया गया, व्यापार को आसान बनाया गया और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया। यह ऐसा था मानो एक बंद कमरे की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए गए हों, जिससे ताजी हवा और नई रोशनी अंदर आ सके। इस बदलाव ने भारतीय अर्थव्यवस्था में आते हैं आज यानी 2025 में
भारत की आर्थिक तस्वीर कैसी दिखती है? आंकड़े क्या कहते हैं? कंप्यूटर जी, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े स्क्रीन पर दिखाए जाएं। आज भारत की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू रही है। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यह हमारी सामूहिक मेहनत और क्षमता का प्रमाण है। यह आंकड़ा हमें दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है और विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि हम जल्द ही तीसरे स्थान पर भी पहुंच जाएंगे। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। विकास दर की बात करें तो भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी अनुमानित वार्षिक जीडीपी विकास दर लगभग 6.5% से 7% के बीच है। यह दर दिखाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी गतिशील और लचीली है। यह विकास दर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपने साथ रोजगार के नए अवसर लाती है, लोगों की आय बढ़ाती है और गरीबी को कम करने में मदद करती है। यह एक सकारात्मक चक्र की तरह है जहां विकास से अधिक अवसर पैदा होते हैं और अधिक अवसर फिर से विकास को गति देते हैं। यह गति ही नए भारत की पहचान बन रही है। अब अगर हम इस विशाल जीडीपी के अंदर झांक कर देखें तो हमें 3 मुख्य क्षेत्र दिखाई देते हैं जो इसमें योगदान करते हैं। ये 3 क्षेत्र हैं कृषि, उद्योग और सेवाएं। वर्तमान में हमारी जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर का है जो लगभग 54% का योगदान देता है। इसके बाद उद्योग क्षेत्र का नंबर आता है जिसका योगदान लगभग 29% है और फिर कृषि क्षेत्र है जो लगभग 17% का योगदान देता है। यह ढांचा दिखाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था समय के साथ कैसे बदली है। कभी हम एक कृषि प्रधान देश थे और आज हम एक सेवा आधारित अर्थव्यवस्था बन गए हैं। यह बदलाव विकास का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि तीनों क्षेत्र एक साथ मिलकर आगे बढ़े। कृषि आज भी करोड़ों लोगों को रोजगार देती है और हमारी खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। उद्योग क्षेत्र मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश को एक विनिर्माण केंद्र बनाने की क्षमता रखता है और सेवा क्षेत्र तो ज्ञान और प्रौद्योगिकी के बल पर भारत को दुनिया में एक अलग पहचान दिला ही रहा है। इन तीनों क्षेत्रों का संतुलित विकास ही भारत को एक स्थायी और समावेशी आर्थिक महाशक्ति बनाएगा। चलिए अब इन तीनों क्षेत्रों को थोड़ा, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत इमारत की तरह है जो 3 विशाल स्तंभों पर टिकी है, कृषि, उद्योग और सेवा। आइए इन तीनों स्तंभों को एक एक करके और सरल उदाहरणों के साथ समझते हैं। पहला और सबसे पुराना स्तंभ है कृषि यानी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। यह हमारी अर्थव्यवस्था की आत्मा है। जब हम कृषि की बात करते हैं तो हमारे मन में एक किसान का चित्र आता है जो खेत में हल चला रहा है। यह बिल्कुल सही है। इसमें गेहूं, चावल, दालें, गन्ना जैसी फसलें उगाना शामिल है। साथ ही इसमें पशुपालन, मछली पकड़ना और बागवानी भी आते हैं। दूध, फल, सब्जियां, ये सब कृषि क्षेत्र का ही हिस्सा है। भले ही जीडीपी में कृषि का योगदान अब लगभग 17% है, लेकिन इसकी अहमियत कहीं ज्यादा है। ये आज भी भारत की आधी से ज्यादा आबादी को रोजगार देता है। ये सिर्फ हमें भोजन ही नहीं देता, बल्कि कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए कपास की खेती, कपड़ा उद्योग को कच्चा माल। हमने यह तो जान लिया कि जीडीपी क्या है और इसके मुख्य क्षेत्र कौन से हैं, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस जीडीपी के आंकड़े को ऊपर या नीचे ले जाती हैं? कौन है वो असली मूवर्स एंड शेकर्स? चलिए उन कारकों की एक सूची देखते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की गति को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारक है उपभोग यानी कंजम्पशन। जब हम और आप बाजार जाकर सामान खरीदते हैं, चाहे वह एक साबुन हो या एक नई कार, तो हम अर्थव्यवस्था में मांग पैदा करते हैं। जितनी ज्यादा मांग होगी, कंपनियां उतना ज्यादा उत्पादन करेंगी और जीडीपी उतनी ही बढ़ेगी। दूसरा बड़ा कारक है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। यह 2 तरह का होता है। एक, जब सरकार सड़कें, पुल, बंदरगाह और रेलवे लाइनें बनाने पर पैसा खर्च करती है तो इसे सरकारी निवेश कहते हैं। इससे न केवल देश का बुनियादी ढांचा मजबूत होता है, बल्कि लाखों लोगों को काम भी मिलता है। दूसरा, जब निजी कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगाती हैं या नई मशीनें खरीदती हैं तो उसे निजी निवेश कहते हैं। विदेशी कंपनी आकर रख देती हैं। साल 2020 में आई कोविड-19 महामारी एक ऐसी ही चुनौती थी जिसने न केवल हमारे जीवन को बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया।
भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। यह एक ऐसा संकट था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक सब कुछ थम सा गया। लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया, जिससे फैक्ट्रियां बंद हो गईं, बाजार सुने हो गए और परिवहन के पहिए रुक गए। इसका सीधा और गहरा असर हमारी जीडीपी पर पड़ा। महामारी के शुरुआती दौर में, खासकर 2020-21 की पहली तिमाही में, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ी गिरावट देखी गई। यह दशकों में पहली बार था जब हमारी जीडीपी ग्रोथ निगेटिव में चली गई थी। यह एक बहुत ही मुश्किल दौर था। लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी, खासकर वे जो असंगठित क्षेत्र में काम करते थे, जैसे दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले और छोटे कारीगर। सप्लाई चेन टूट गई, जिससे सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल हो गया। होटल, पर्यटन और विमानन जैसे सेवा क्षेत्र के उद्योग लगभग ठप पड़ गए। यह एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट था जिसने अर्थव्यवस्था के हर कोने को प्रभावित किया। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने गजब का लचीलापन और साहस दिखाया। सरकार ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज का उद्देश्य छोटे उद्योगों को मदद देना, गरीबों और किसानों को राहत पहुंचाना और अर्थव्यवस्था में मांग को फिर से जीवित करना था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ब्याज दरों को कम करके और बाजार में नकदी बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को सहारा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक सम्मिलित प्रयास था जिसमें सरकार, उद्योग और देश के हर नागरिक ने अपनी भूमिका निभाई। इस संकट का सबसे बड़ा सबक यह था कि हमारी अर्थव्यवस्था में वापसी करने की अद्भुत क्षमता है। जैसे ही लॉकडाउन, सज्जनों, एक मजबूत अर्थव्यवस्था के पीछे एक दूरदर्शी और सक्रिय सरकार की नीतियां एक महत्वपूर्ण शक्ति होती हैं। एक गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे चलाने के लिए एक कुशल ड्राइवर की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह सरकार अपनी नीतियों से अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाती है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने कई ऐसी योजनाएं और सुधार लागू किए हैं जिनका लक्ष्य जीडीपी को बढ़ावा देना और देश को एक आर्थिक महाशक्ति बनाना है। इनमें से एक सबसे महत्वाकांक्षी पहल है मेक इन इंडिया। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है, ताकि सामान भारत में ही बने और यहीं से दुनिया भर में भेजा जाए। मेक इन इंडिया के तहत सरकार ने व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाया है, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं। इसके लिए कई पुराने कानूनों को बदला गया है और प्रक्रियाओं को डिजिटल किया गया है, ताकि कंपनियों को फैक्ट्री लगाने और अपना काम शुरू करने में आसानी हो। इसके साथ ही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। इस योजना के तहत सरकार भारत में उत्पादन करने वाली कंपनियों को विशेषकर मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और दवा जैसे क्षेत्रों में वित्तीय प्रोत्साहन देती है। यह कदम न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित कर रहा है, बल्कि घरेलू कंपनियों को भी अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। एक और क्रांतिकारी कदम है डिजिटल इंडिया। इस अभियान ने भारत के भुगतान करने, व्यापार करने और सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के तरीके को बदल दिया है। यूपीआई ने डिजिटल लेन देन में क्रांति ला दी है, जिससे आज एक चाय की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह डिजिटल पेमेंट करना संभव हो गया है। इससे अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और काले धन पर रोक लगी है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया, हमने भारत की अर्थव्यवस्था के अतीत को समझा, वर्तमान को देखा। अब समय है भविष्य की ओर देखने का। आगे का रास्ता कैसा है? भारत के लिए आर्थिक संभावनाएं कैसी हैं? मैं पूरे विश्वास और आशा के साथ कह सकता हूं कि भारत का आर्थिक भविष्य बहुत उज्जवल है। दुनिया भर के अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि आने वाले दशक भारत के होंगे। हम सिर्फ एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, हम एक युवा राष्ट्र हैं। हमारी 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यह युवा शक्ति, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये युवा पीढ़ी शिक्षित है, महत्वाकांक्षी है और तकनीक का उपयोग करना जानती है। यही पीढ़ी नए स्टार्टअप शुरू करेगी, नए आविष्कार करेगी और भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में एक वैश्विक नेता बनाएगी। इसके साथ ही हमारा बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ा बाजार तैयार कर रहा है। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी, वे बेहतर उत्पादों और सेवाओं पर खर्च करेंगे, जिससे घरेलू मांग में लगातार वृद्धि होगी। यह मांग हमारी कंपनियों को बढ़ने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी, जो जीडीपी के विकास चक्र को और गति देगा।
भारत की कहानी अब सिर्फ बचत और निवेश की नहीं, बल्कि आकांक्षा और उपभोग की भी कहानी बन रही है। बेशक इस रास्ते में कुछ चुनौतियां भी हैं। हमें रोजगार सृजन की गति को और तेज करना होगा ताकि हमारी युवा आबादी की क्षमताओं का पूरा उपयोग हो सके। हमें कृषि क्षेत्र में सुधार जारी रखने होंगे ताकि हमारे किसानों की आय बढ़ सके। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में और अधिक निवेश की आवश्यकता है। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना भी एक बड़ी चुनौती है ताकि विकास का लाभ देश के हर कोने तक पहुंच सके। लेकिन ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे हम पार पा सकते हैं। सही नीतियों और सामूहिक इच्छा शक्ति के साथ हम इन बाधाओं को अवसरों में बदल सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत की आर्थिक यात्रा एक रोमांचक मोड़ पर है। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर खड़े हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनना नहीं है, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनना है जो समावेशी हो, टिकाऊ हो और जो करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ भारत निश्चित रूप से 21वीं सदी में एक अग्रणी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। ये सिर्फ एक